Today we are discussing fundamental analysis। देखिए, दो तरह के एनालिसिस स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में होते हैं। एक एनालिसिस बताता है व्हाट एंड व्हाई टू बाय। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है क्या और क्यों खरीदें। मतलब हम उस बिजनेस को या उस कमोडिटी को डिटेल में उसके डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं, तो कमोडिटी में वो फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। वो टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है व्हेन टू बाय। मतलब ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन अभी अगले एक घंटे में या अगले दिन में या अगले महीने में कैसे मूव करेगी, तो मैं इसको बाय करूँ या सेल करूँ, ये चार्टिंग से डिसाइड करते हैं। दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग आज बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। शेयर बाजार में सैकड़ों कंपनीज के शेयर्स हैं, हम किसे चुने ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि चयन अगर आपका सिलेक्शन गलत हो गया तो आपका पैसा दुगुना होने के बजाय आधा भी हो सकता है, और ऐसा हुआ ही है। तो शेयर जब आप खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, तो आप किसी बिजनेस में पार्टनर बनते हैं। तो पार्टनर बनते वक्त आपका प्रोसेस क्या होता है? अगर आपका दोस्त आपसे आके कहे कि लाओ 5 लाख रुपया हम पार्टनरशिप करेंगे, तो आप पूछोगे ना क्या करोगे, कैसे करोगे, अगर गड़बड़ हुई तो क्या करने वाले हो, और प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में सब चर्चा करोगे। लेकिन शेयर मार्केट में आदमी गया, वो ब्रोकर से पूछ रहा क्या ले लूँ, तो उसने कहा ये ठीक है, ये भी ठीक है, आपने खरीद लिया। खरीदने के बाद आपको देखा कि अगले दिन वो थोड़ा नीचे आ गया 5-10%, तो आप पूछ रहे हैं क्या करती है कंपनी, तो ये कौन सा तरीका हुआ बाजार में निवेश करने का। तो अगर बगैर जानकारी के आपने कोई काम किया है, तो वो निवेश नहीं किया, वो सट्टा है, वो जुआ है, और उसका वैसे ही परिणाम आना चाहिए जैसे जुए का आता है। तो कंपनी हर क्वार्टर में, तिमाही में अपने नतीजे डिक्लेयर करती है। तो मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, जनवरी, ये रिजल्ट्स के मंथ होते हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको वेबसाइट्स पर मिलते हैं। NSE India, BSeindia.com पे भी मिलेंगे। मनी कंट्रोल, एबेट वेल्थ है, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। टीवी चैनल्स में मिलेंगे, CNBC, TV18 और आपका CNBC आवाज़ है, जी बिजनेस है, NDTV प्रॉफिट है। न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, लेकिन मैगजीन में दलाल लिस्टेड कैपिटल मार्केट और फॉर्च्यून इंडिया जो मैगजीन्स होती हैं, उनमें आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रिजल्ट स्टडी करने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो पूरे क्लासिफिकेशन के साथ एक इंडस्ट्री को समझाते हैं। तो आपको पता लगता है कि ये कंपनी का ये सेल, ये प्रॉफिट, ये पी रेशो, ये PS है, लेकिन कंपेरेटिवली इसके पीयर ग्रुप में ये किस जगह स्टैंड करती है। तो इस पीयर ग्रुप में, इस सेक्टर में हम इसको चुन सकते हैं। तो ये जो स्टडी आप मैगजीन में करेंगे, मैगजीन आप साल में 4 बार खरीदें, लेकिन बीच बीच में देखते रहने से आपके सीखने का तरीका बहुत सिस्टमेटिक हो सकता है। तो वैसे भी मैं आपको कहूँगा कि जहाँ से जो मिले वो सीखो। सरकारी नजरिया नहीं होना चाहिए कि बस काम खाना पूरी के लिए कर रहे हैं, उसमें हर तरफ से कोई फिनिशिंग आती हो आपके नॉलेज में, वो कोशिश की जानी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको उस मैगजीन में देखने को मिलती है या वेबसाइट पे देखने को मिलती है, उसको कैसे समझे, उन टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले चीज़ होती है कंपनी कोड। आप BSE इंडिया या NSE इंडिया की साइट में जाते हैं, एक चीज़ होती है कंपनी कोड। कंपनी कोड एक पर्टिकुलर 500 या इस तरीके से आपको कंपनी कोड मिल रहा है, 6 डिजिट 7 डिजिट का। वो कंपनी कोड यूनिक होता है। रिलायंस के नाम से कई सारी कंपनीज हो सकती है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस कैपिटल, इनका एक अलग अलग कंपनी कोड है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रिप्ट नेम या कोड डालना होता है, तो आप उस शेयर की डिटेल पा लेते हैं, कंपनी कोड। दूसरी चीज होती है सेल्स। कुल एक्साइज ड्यूटी सेल्स टर्नओवर में काम आती है कि कितना बिक्री हुआ एक्साइज के रिकॉर्ड में, वो सेल्स कहलाएगा। फिर दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है इक्विटी कैपिटल, एक होती है मार्केट कैपिटल। तो जो लेटेस्ट इश्यूड कैपिटल है, IPO आया, कंपनी ने लोगों से पैसा जुटाया प्राइमरी मार्केट में, तो जो पैसा कंपनी के पास ऑफिशियली आना चाहिए वो इक्विटी कैपिटल कहलाएगा। और जो मार्केट रेट पे शेयर लिस्ट हुआ और अभी बाजार में जो भाव चल रहा है, उसके हिसाब से सारे शेयर्स की वैल्यू कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, वो कहलाता है मार्केट कैपिटल। तो आप हमेशा अखबार में पढ़ते होंगे कि 20,000 रुपए से 20,000 पॉइंट से गिर के सेंसेक्स 19,000 हो गया, तो आपका मार्केट कैपिटल है वो गिर के नीचे आ गया कि ये वाली कंपनी 1 लाख करोड़ की थी, अब इसका कैपिटलाइजेशन गिर के 80,000 करोड़ रह गया है या 60,000 करोड़ रह गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के बिजनेस में कोई कमी आ गई, वहां कोई आग लग गई है, मार्केट वैल्यू कम हो गई है बाजार की।
जैसे आप इस मकान के बारे में बात करें, आपने एक मकान खरीद रखा है, अब वो मकान तो जैसा है वैसा है ही, लेकिन मार्केट प्राइस से वो कभी 20 लाख का होता है, फिर कभी 60 लाख का हो जाए, और मंदी अगर आ जाए तो हो सकता है 50-52 में भी ना बिके, तो वो मार्केट प्राइस कहलाएगी। अब आता है प्रमोटर होल्डिंग, कि कंपनी का मालिक कौन, जिसके पास 51% से ज्यादा की होल्डिंग हो वो मालिक कहलाता है। तो अगर कंपनी के मालिकों ने या उनसे जुड़े लोगों ने किसी कंपनी में होल्डिंग बना के रखी है तो बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इनसाइड जो कंपनी की है, अंदर की जो हालात है उसको मालिक और उनसे जुड़े लोग जानते हैं। तो वो अगर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो बड़ी पॉजिटिव बात है, और अगर वो अपनी होल्डिंग खाली करते हैं तो बहुत बहुत नेगेटिव बात कही जाती है, और उससे एकदम शेयर के भाव में गिरावट आती है। इसके बाद आता है बुक वैल्यू, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपकी जो इक्विटी कैपिटल आई, आपने जो बाजार से पैसा इकट्ठा किया था, उसके बाद में आपने बिजनेस किया, उसमें जो रिजर्व बचे, धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा, वो चीजें इकट्ठी होती चली गई, और अब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में देखेंगे कि उस कंपनी की टोटल असेट, मतलब एक कंपनी के पास टोटल असेट कितनी बन गई है, अगर वो एक एक शेयर पे बांटी जाए तो कंपनी के पास असल में कितनी संपत्ति है, उसकी असल में वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार तो बाजार में डिमांड होने की वजह से, तेजी की वजह से किसी शेयर का भाव अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन हमको इसमें ये चीज देखनी है कि बुरे से बुरे हालत में इसकी ये वैल्यू तो निकल के आनी ही है। जैसे कोई पुराना स्कूटर है तो आप उसको बेचते वक्त बोलते हैं ना कि भाई लोहे में भी तोल दूंगा तो 1500 रुपये तो उसके आ जाएंगे, तो वो 1500 रुपये बुक वैल्यू कहलाएगा। अब आता है बोनस इश्यू, किसी शेयर पे जो बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, कंपनी को प्रॉफिट होता है या तो वो आपको डिविडेंड दे, लाभांश के सब में वो जो पैसा है नकद है वो थोड़ा थोड़ा बांटते, या बोनस इश्यू में वो डिविडेंड या वो लाभ इकट्ठा करते करते फिर एक्स्ट्रा शेयर आपको प्रोवाइड करती है, वो कहलाता है बोनस शेयर्स। तो बोनस हर कंपनी नहीं देती, निफ्टी या सेंसेक्स की काफ़ी कंपनीज है, एक ग्रुप की काफ़ी कंपनीज है जो बोनस देती रहती है। तो आप कभी भी ये जानना चाहें कि कौन सी कंपनी बोनस देती है ये, तो आप moneycontrol.com या BSE में जाके और बोनस या राइट का हिस्ट्री देख सकते हैं क्लिक करके कि इसने इतना इतना बोनस दिया। तो विप्रो की एक ऐसी स्टोरी है कि 1980 में जिसके पास 13,000 रुपए के विप्रो थे, उनके पास आज की तारीख में 400 करोड़ के स्टॉक्स हो गए, है ना। तो वो बोनस पे डिपेंड करता है, इतने बोनस फ्रिक्वेंटली हर तीसरे साल दिए गए कि जो 100 शेयर थे वो बढ़ते बढ़ते 6 से 7 लाख के आसपास शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए थे। अब OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा के जो मार्जिन बचता है उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी बिजनेस अगर हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले बात क्या होगी, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, मार्जिन कितना परसेंट है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखना होता है कि दो तरह की लाइन्स होती है इन्वेस्टिंग में, एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो कोर बिजनेसेस आ जाते हैं, क्या आपने कोई स्टील इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री या पावर इंडस्ट्री के शेयर खरीद के रखे हैं, तो उनके पास इतना बड़ा असेट है कि आपने जो चीज ली है उसका उतना वैल्यू है और वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, उसका मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है कि अभी IT आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर बिजनेस चल गया तो उनके पास बहुत ज्यादा असेट नहीं होती लेकिन उनकी ग्रोथ कई गुना होती। जैसे आप गूगल को देखते हैं या किसी और कंपनी को देखते हैं, फेसबुक वगैरह को, तो यहाँ पे जब ये चीजें चल निकली तो इनका मार्जिन ही मार्जिन था, तो एकदम से जो इन्वेस्टर्स थे उनको कई गुना ज्यादा फायदा हुआ। तो ये दो लाइंस ध्यान रखेंगे आप, ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। EPS, अर्निंग पर शेयर, जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से डिविडेंड बांट दिया गया। अब जो नेट प्रॉफिट है वो दिया तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये कैलकुलेट किया जाए कि अगर सारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में इसको बांटा जाए तो उस मुनाफे की वजह से एक एक शेयर को कितनी अर्निंग हुई, वो कहलाती है अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी की असल कमाई से जो शेयर को फायदा हो रहा है वो दिया नहीं जाता, वो गिनने के लिए होता है कि पहले EPS 4 थी, अब 6 रह गई, अब 8.5 हो चुकी है। तो यहाँ सीधा सीधा पता लगता है कि कंपनी ग्रो कर रही है, एक ग्रोइंग कंपनी है। तो EPS बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अर्निंग पर शेयर। फिर होता है PE रेशो। PE रेशो बनता है मार्केट प्राइस बाय EPS, कि अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ा 2 से 3 गुना तो मार्केट प्राइस
भी 2 से 3 गुना बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की डिमांड आई कि 2-3 गुना जब आपका अर्निंग पर शेयर, आपका एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ा, तो मार्केट प्राइस बढ़ गई 30 गुना। तो ऐसे में कहा जाएगा कि 10 का पी हो गया, जहां उस शेयर की प्राइस को होना चाहिए वहां से वो 10 गुना ऊपर चल रहा है। तो जो हाई पी वाले स्टॉक्स हैं उनको आप कम क्वांटिटी में खरीदें, लेकिन उनमें पोजीशन जरूर बना के रखें, क्योंकि वो उस जोन में काफी दिनों, काफी महीनों तक रह सकते हैं। और हाई पी वाले शेयर एकदम बढ़ते हैं, मंदी आने पे एकदम गिरते हैं। फिर रिटर्न ऑन नेट वर्थ, कि अगर 200 करोड़ की कंपनी है, उसकी नेट वर्थ है, तो वो कितना कमा रही है। 20 करोड़ भी कमाया तो 10% का RONW कहलाएगा। फिर डिविडेंड परसेंटेज में, डिविडेंड दिया जाता है फेस वैल्यू का परसेंटेज। आपका शेयर बाजार में चल रहा हो 500 रुपए का, लेकिन अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, क्योंकि ऑफिशियली वो 10 रुपए की वैल्यू मानी जाएगी, लेकिन मार्केट प्राइस के हिसाब से वो 500 रुपए चल रहा है। आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा, अगर किसी ने कहा 200% डिविडेंड, तो 500 रुपए का 200% नहीं, वो 10 रुपए का 200%, मतलब 20 रुपया पर शेयर। तो कुछ कंपनीज इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है कि आपको बैंक के ब्याज के बराबर तो शेयर के रखे रहने पे कीमत मिल जाती है, और बाद में वो शेयर भी बढ़ जाता है अच्छे से। तो ये ऐसी बात हो गई जैसे आपने कोई मकान खरीद लिया, उससे किराया मिलता जा रहा है, और बाद में मकान की वैल्यू भी 2 गुना 3 गुना हो गई, तो आप हर तरीके से फायदे में रहे। हाई लो, पिछले 52 हफ्तों के हाई लो को, सबसे उच्चतम न्यूनतम स्तर को कहा जाता है 52 वीक हाई लो, और एक होता है ऑल टाइम हाई लो। अभी तक सबसे ऊंचा, सबसे निचला स्तर क्या है, वो ऑल टाइम हाई लो कहलाता है। तो 52 हाई लो तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए भी डिसीजन लेने में मदद करता है, और ऑल टाइम हाई लो की जरूरत पड़ती है इसलिए कि हमने लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज अल्टीमेटली कहाँ तक जा सकती है। जैसे टेक महिंद्रा का ऑल टाइम हाई आज से 5-6 साल पहले 2100 रुपए का हाई बनाया था, फिर वो गिरते गिरते 300-400 रुपए का रह गया। फिर किसी ने समझो 400 रुपए में लिया उसको, और 800 रुपए होने पर उसने बेच दिया। अब वो देख रहा है वो 1800 हो गया, और वो तो 2500 भी होने वाला है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो 5-7 साल में अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के चीज नया हाई बनाती है, और वो वहां से बिल्कुल नहीं दिखता। 400 रुपए से 800 रुपए आने में स्टॉक को पसीना आ जाता है, और 800 से 1800 आना बहुत आसान होता है, और 1800 से 3000 होना सबसे तेजी से होता है। इस तरीके से स्टॉक मार्केट बिहेव करते हैं। अब आता है CMP, करेंट मार्केट प्राइस। एक होता है बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू मतलब इंडेक्स के साथ में किसी शेयर का रिलेटिव मूवमेंट। कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि इंडेक्स 10% चला तो वो भी 10% चले, इंडेक्स 10% गिरा, सेंसेक्स या निफ्टी, तो ये भी 10% गिरे, तो इनका बीटा वैल्यू 1 होगा। मतलब ये इंडेक्स के साथ साथ चलते हैं, है ना। तो एक ग्रुप के जो बड़े बड़े लार्ज कैप या ब्लू चिप शेयर्स हैं, उनका बीटा वैल्यू 1 हो सकता है। फिर कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि इंडेक्स चला 10% तो ये भाग गए 15 से 20%, इंडेक्स गिरा 10% तो ये 15 से 20% गिर गए, तो इनका बीटा वैल्यू 1.5 या 2 कहलाएगा। जिनका बीटा वैल्यू हाई बीटा स्टॉक्स कहलाते हैं, उनमें स्विंग ट्रेडिंग, मतलब आपने 2-4 दिनों के लिए बॉटम में उठाया और फिर ऊपर बेचा तो ज्यादा पैसा मिल जाता है, या फिर कॉल पुट के लिए हाई बीटा वाले शेयर्स बहुत बेहतर माने जाते हैं। और ट्रेडिंग के लिए लो बीटा वाले शेयर बुरे माने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। लो बीटा वैल्यू वाले शेयर आपने 5 लाख रुपए लगा के रखे हैं, अब NTPC जैसा कोई डिफेंसिव स्टॉक है, तो आपको 5 लाख का 480 450 देखना मिले 10% तक माइनस है, तब तक तो ठीक है। अगर वो 5 का 2.5 दिखा दे तो आदमी की हालत खराब हो जाए। तो लो बीटा वाले स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, हाई बीटा वाले स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं। आपको देखने को मिलता है मैगजीन में TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब पिछले 12 महीने। तो यहाँ पे जो भी 52 हफ्तों का हाई लो वगैरह बताया जाता है, तो आज मैं अगर बात कर रहा हूँ 13 फरवरी को, तो पिछली 13 से इस 13 तक की बात हो रही है, ट्रेलिंग 12 मंथ। फिर अगर मैं अप्रैल में बात करूंगा 20 अप्रैल को, तो पिछले 20 अप्रैल से उस 20 अप्रैल तक उसको माना जाएगा। इस तरीके से ये रिकॉर्ड्स। तो कभी कभी आपको एक कंफ्यूजन होगा कि यार मैंने 2 महीने पहले तो इसका ऑल टाइम 52 हफ्तों का हाई ये देखा था, लो ये देखा था, और अब 2 महीने बाद देख रहा हूं तो साल भर का हाई बदल गया। तो उस टाइम रेंज की बात हो रही है, उस टाइम स्लॉट में, उस टाइम फ्रेम में ये हाई लो है। फिर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, 2 तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं। एक होता है FII, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे मार्केट में, क्योंकि सारी दुनिया के बाजार, सारी दुनिया के बड़े बड़े
इन्वेस्टर्स, वहाँ के जो म्यूचुअल फंड्स है, वहाँ जो लोगों का पैसा इकट्ठा किया है, वो लाके एशियन मार्केट में यहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो उनका पैसा इतना बड़ा होता है कि एकदम चीजें ऊपर उठती है गिरती है। दूसरे होते हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ के म्यूचुअल फंड जो यहीं के लोगों का पैसा इकट्ठा करके बाजार में डाल रहे हैं। तो एफआईआई में ये सवाल आता है कि एफआईआई वहाँ से पैसा यहाँ लेके क्यों आ रही है? भाई हम तो समझते हैं कि जापान या अमेरिका या इटली या यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब बहुत प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, तो क्या वहाँ स्टॉक मार्केट नहीं है? नहीं, वहाँ भी है, लेकिन एक पैसा बढ़ाने वाला इंस्टीट्यूशन तो हमेशा पूरे ग्लोब में ये देखता रहता है कि अभी किस गति से चीजें बढ़ेगी। जो चीजें पहले से, जो देश पहले से बढ़ चुके हैं, जो इकोनॉमी पहले से बढ़ चुकी है, वहाँ एक तरह का सेचुरेशन आ चुका है। अब उनके बढ़ने की गति वैसी नहीं रहेगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि पिता के बढ़ने की गति 20, 21 या 25 साल की उम्र के बाद न के बराबर रह जाती है, वो सेचुरेटेड हो जाते हैं। लेकिन 10 साल का बच्चा बढ़ता है तो उसकी गति बहुत तेज होती है। तो ऐसी जो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें सारे डेवलप्ड कंट्रीज आके पैसा लगाते हैं। तो ये एफआईआई इस क्या कर रहे हैं, इस पे अगर आपका नजर रहेगा और इनके माइंडसेट को अगर आप थोड़ा भी समझ पाए तो उसका फायदा आप भी उठा के जा सकते हैं। और ये अचानक जब बेचते हैं तो रातों रात बाजार में लोअर सर्किट लग जाता है। तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि वो बेचे उसके बाद हम बेचें। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 100 रुपए की चीज मैंने ली है तो 180 में आधे से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लिया है और 240 में भी काफी बेच के, और अब 10% 20% में मैं वेट कर रहा हूँ कि अचानक अगर एफआईआई अपना माल खाली कर दे तो आपकी हालत बिल्कुल खराब ना हो जाए, आपका सारा प्रॉफिट आके चला ना जाए। ठीक है। वेरिएंस मतलब सेल्स और नेट प्रॉफिट में किसी ने बताया कंपनी ने सेल इतना, नेट प्रॉफिट इतना, तो उससे क्या पता लगेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है? ये कंपैरेटिव टर्म है कि पिछली बार कितना था उससे कैसा आया। वाई बोलते हैं कि ईयर ऑन ईयर किस तरह की चीज हुई है, बढ़ा है या घटा है। तो वेरिएंस मतलब सेल में कितना वेरिएंस आया 15% का, तो सेल 15%, पॉजिटिव वेरिएंस आया तो बढ़ गई, नेगेटिव वेरिएंस आया तो घट गई। ऐसे ही नेट प्रॉफिट में वेरिएंस आना चाहिए खास तौर से। सेल तो कितनी भी बढ़ जाए तो नुकसान करने वाले की भी सेल बढ़ सकती है, क्योंकि आप 100 रुपए का शर्ट लेके आए और 95 रुपए में बेच रहे हैं, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो मेन चीज होती है नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा। तो वेरिएंस यहाँ पे देखा जाता है। नेगेटिव वेरिएंस कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं कहीं पे आपको रिजल्ट्स में यू लिखा होता है। यू का मतलब होता है अनऑडिटेड, मतलब अभी ये टेंटेटिव आंकड़े हैं, जब ऑडिटेड आंकड़े आएंगे तो बिल्कुल फिक्स रियल एक्चुअल आंकड़े आप देखने को मिलेंगे। फिर होता है एक्स बी, एक्स बोनस, बोनस के बाद की प्राइस, सी बी बोनस के पहले की प्राइस। कई लोग ऐसे धोखा खा जाते हैं कि कहीं पता लगा आपको कि ये शेयर है 1000 रुपए का, अभी इसमें फ्राइडे को एक पे एक बोनस मिलने वाला है, तो आप उसको लेके बैठ गए। अब उसमें बोनस मिलने तक एक मूवमेंट आ सकता है कि वो 1000 का 1100 आए, तो उस वक्त बेच के आपको बाहर हो जाना चाहिए। पर जो अनजान लोग हैं वो बैठे रहते हैं, तो उनको लगता है 1000 के 2000 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब 1000 रुपए का शेयर बोनस दिया जाएगा तो 500 550 रुपए का रह जाएगा और वो गिर के फिर 450 भी हो जाएगा। तो ये चीज हमको देखनी है कि बोनस का जो फायदा है वो लंबे समय में मिलता है। जब आप उसको होल्ड करके रखते हैं और जब आपके 100 शेयर 1000 शेयर हो जाते हैं, तब इधर संख्या और उधर भाव रेट दोनों में आपको ग्रोथ मिलती है और वो ग्रोथ मल्टीप्लाई होकर और कई गुना हो जाती है। तो बोनस का फायदा वहां मिलेगा। कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी रिकमेंडेशन में, बी बाय, एच होल्ड, एस सेल, एस डब्ल्यू स्विच, और एक होता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, STBT सेल टुडे बाय टुमारो। तो इस तरीके से आपको जो टेबल है वो टेबल देखने को मिलती है आपके फाइनेंशियल मैगजीन्स में। इसमें नेम, ईयर एंडेड, कौन सी ईयर, कौन सी क्वार्टर का रिजल्ट है, इक्विटी कैपिटल, प्रमोटर होल्डिंग, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, डिविडेंड, EPS, बुक वैल्यू, बीटा वैल्यू, हाई लो, प्राइस, पी रेशियो और रिकमेंड देखने को मिलती है। फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट होता है। जब भी हम लोग क्लासेस लेते रहे पिछले 9 सालों में, तो इस चैप्टर पे लोगों को झपकी आने लगती थी, क्योंकि वो उनको थोड़ा भारी लगता था। हमने कोशिश की है कि इसको इतना सिंप्लीफाई करके समझाएं कि एक आम आदमी फंडामेंटल एनालिसिस का एक सही आउटलाइन ले सके। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं।